अगर आपसे पूछा जाए कि जेई कुरिकुलम का वो चैप्टर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस है कौन सा है, तो सारे स्टूडेंट्स एक ही नाम लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। आपको कैसा लगता है ये चैप्टर, इजी या डिफिकल्ट? चलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छी तरह से ग्रिप करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसको देखते हैं। ग्रिप करने में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में जब आप देखते हैं तो थोड़े से हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप सबसे पहले मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में डिफरेंशिएशन करते हैं। मीन्स आपको आइडिया दिया जाता है कि इन तीनों टेबल्स में क्या डिफरेंस है, राइट। उसके बाद आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ना शुरू करते हैं और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के रेडियाई पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक, ये दो एनर्जी रिलेटेड कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आप टेंडेंसीज पे आते हैं। टेंडेंसीज में सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, देन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर, मींस मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। देन ऑक्सीडेशन स्टेट्स और केमिकल रिएक्टिविटीज़ में जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उसको पढ़ते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते समय आपको जो ध्यान रखना है दैट इज़ आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए अबाउट द जनरलाइज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SPDF ब्लॉक्स, राइट। इसके अलावा डिफरेंट ग्रुप्स में किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, एल्कली मेटल्स में कौन सा एलिमेंट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन सा एलिमेंट है, हैलोजन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसका मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। और साथ ही साथ जो बाकी बची हुई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनका ब्रॉड लाइन आइडिया आपके लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। ध्यान क्या रखना है कि ये चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ज़रूर है कि अगर आपने चीज़ों को बारीकी से नहीं पढ़ा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको प्रॉब्लम में लाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को मान्यूटली पढ़ने की ज़रूरत इसीलिए है कि ये चैप्टर एक ग्रास रूट चैप्टर है पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर ग्रास रूट चैप्टर है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इसको बहुत अच्छे से तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अब नए कुरिकुलम में आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं एक समस्या और आ गई है, क्लास 10th से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। दैट मीन्स होल सोल क्लास 11th में जब ये चैप्टर आएगा तो पहली बार में आपको इसको इतने अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि आप इसको लाइफ लॉन्ग याद रख सकें अगर आप केमिस्ट्री से जुड़े रहना चाहते हैं तो। अब समझिए ये जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स मैंने बताए इनमें से वो टॉपिक्स कौन से हैं जो आप इजीली ग्रिप कर सकते। तो सबसे पहले जो मैंने बताया थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और तीनों पीरियोडिक टेबल्स के बीच में डिफरेंशिएशन, ठीक है, आसानी से समझ में आ सकता है प्रोवाइडेड कि आप जो है फोकस इस तरह का रखें कि आपको हिस्ट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन बिटवीन द पीरियोडिक टेबल्स आपको पता होना चाहिए, राइट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इन पर्टिकुलर मेंडलीव ने सबसे पहले दिया, एटॉमिक वेट पर बेस्ड अपनी पीरियोडिक टेबल दी, उसको इम्प्रोवाइज किया गया, राइट। फर्दर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी, और आज की डेट में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो मोर और लेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर बेस्ड है। तो ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा एटॉमिक रेडियाई में ट्रेंड्स आसान है, बीइंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आप रेडियस वैसे भी पढ़ते हैं, सर्किल पढ़ते हैं, राइट। सेकेंडली SPDF
ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनका मोटा मोटा जनरल करेक्टरिस्टिक्स वो आप आसानी से ग्रिप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिफरेंट ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसको दिमाग में रख सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पीरियोडिक टेबल को रटने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट निमोनिक्स बनाते हैं, उसके थ्रू रटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूँ, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप बड़ी आसानी से पूरी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप वाइज अगर दिमाग में रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, मोर और लेस इनिशियल 30 एलिमेंट्स की पोजीशन आपके लिए जानना ज़रूरी रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एडिशनल कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं तो ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को दिमाग में रख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो है वो पूरी पीरियोडिक टेबल की निमोनिक्स बनाते रहें और उसको याद करते रहें। अब चलिए समझते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स ज़्यादा चैलेंजिंग लगेंगे और क्यों। तो चैलेंजिंग टॉपिक्स में सबसे पहले जो 2 टॉपिक्स हैं वो एनर्जी या इंथैल्पी से रिलेटेड है, राइट। आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये दोनों की दोनों इंथैल्पीज में से फर्स्ट वन कैटायन बनाने से रिलेटेड है एंड सेकंड वन एनायन बनाने से रिलेटेड है, राइट। प्रॉब्लम क्या होती है कि इनकी कनेक्टिविटी विद द करेक्टरिस्टिक्स, किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स में इनकी एप्लीकेशन है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। दूर करने का सिंपल सा तरीका है कि इनकी बेसिक डेफिनेशन जान करके इनकी एप्लीकेशंस को ही ध्यान से देखिए, राइट। आपको सारी क्लैरिटी रहेगी, हर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपसे हो जाएगा। अब एनर्जी रिलेटेड कंसेप्ट्स के बाद जो दूसरी कैटेगरी ऑफ कंसेप्ट्स आते हैं वो टेंडेंसी रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर में क्या फ़र्क है। ध्यान देना जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कंपैरेटिव टर्म है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर सिंगल एटम के लिए यूज़ होता है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मेटैलिक करेक्टर को बोलते हैं जो सिंगल एटम के लिए ही यूज़ होता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट्स और केमिकल रिएक्टिविटीज़ में कनेक्टिविटी और इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। वो डिफरेंशिएशन अगर ग्रुप वाइज आपने ग्रुप के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई हैं तो वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा सजेशन है पीरियोडिक टेबल को बड़ा करके अपनी टेबल के सामने लगाइए और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऊपर ही लिख लीजिए। ग्रुप के ऊपर जो मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आपके दिमाग में रहेंगी चीज़ें हमेशा। दिन में एक बार 5 मिनट देख लीजिए ध्यान से। इसके अलावा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। ये वो एलिमेंट्स हैं यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वो एलिमेंट्स हैं जो अपने ग्रुप में एक्सेप्शनल या एनोमेलस बिहेवियर दिखाएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप के एलिमेंट से अलग होंगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं पे आएंगे। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक ट्रेंड्स में क्या कनेक्टिविटी है, इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके नहीं देखते हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कनेक्ट करके देखने लगते हैं। और साथ ही साथ अगर हम कंपैरेटिव टर्म्स में जो पीरियड्स और ग्रुप्स में एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं उनको कंपैरेटिव टर्म्स में मोटा मोटा हम आइडिया लेकर के अगर काम करते हैं तो वो डिफ़िकल्टी भी दूर हो जाती है। अदरवाइज हमें लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, राइट। हमने अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को अच्छे से तैयार किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एफर्ट है वो 1/3 रह जाता है अगर आपने बहुत अच्छे से इसको तैयार किया हुआ। अब अगर इस चैप्टर को और अच्छे से ग्रिप करना चाहते हैं तो क्या क्या प्री रिक्विसाइट्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक आइडिया चाहिए, इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट, उसकी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंडली केमिकल बॉन्डिंग, इसके भी बेसिक्स का आइडिया हमें होना चाहिए। हालांकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वास्तव में केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक फाउंडेशन स्टोन की तरह से काम करता है,
बट केमिकल बॉन्डिंग का मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, कनेक्टिविटी का आइडिया होना चाहिए। देन रिडॉक्स रिएक्शंस, इसका आइडिया होना चाहिए। और थर्मोडायनामिक्स में इन पर्टिकुलर जो इंथैल्पीज है, इंथैल्पी होती क्या है, राइट, इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड्स यूज नहीं होते, आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यूज होता है। तो हमारी समझ में आना चाहिए कि इंथैल्पी वर्ड हीट चेंज से रिलेटेड है, जो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है एज पर IUPAC एज कंपेयर टू एनर्जी, जहां हम हमेशा फंस जाते थे कि एनर्जी लिबरेट होगी या एनर्जी गेन होगी, राइट। यहाँ जब हम इंथैल्पी वर्ड यूज़ करते हैं तो हमेशा हीट चेंज की बात करते हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो ज़्यादा ईजियर टर्म है, राइट। अब अगर लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस करें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आए। आप देखेंगे लास्ट 3 इयर्स में हर एक साल सेक्शन 1 में 0 to 1 क्वेश्चन और सेक्शन 2 में भी 0 to 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। जो एवरेज वेटेज है वो 4 मार्क्स की होती है, यानी लगभग एक सवाल हर एक क्वेश्चन पेपर में इस पर्टिकुलर चैप्टर से आता है। अच्छा, पूछे गए क्वेश्चंस में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यानी सेक्शन 1 में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस देखें तो इन टोटल 45 कंसेप्चुअल और सिर्फ 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से आए। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन वेटेज के हिसाब से देखें ना तो ये चैप्टर हमें बड़ा अनइम्पॉर्टेंट सा लगेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता। बट रियल सेंस में अगर आप देखोगे तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2/3 पोर्शन को इनकलकेट करता है अपने अंदर। अगर हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बर्डन है वो हमारे सर से बहुत कम हो जाता है।